नमस्कार साथियों, मैं आपका विनोद शिकरवार और आज आपके साथ फिर मौजूद हूँ एक नए सेशन के साथ। विद्यार्थियों, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम जैसे ही हमें समय मिलता है तो अपने YouTube चैनल पर समय मिलते ही आपको अलग अलग टॉपिक्स की वीडियो उपलब्ध कराते हैं। आप लोगों का प्यार और स्नेह मुझे जीने नहीं देता है और मेरा मन करता है कि किस समय कितने टाइम बाद मैं अपने बच्चों के बीच क्यों ना उपस्थित हो जाऊं। समय कितना भी हो जाता है, लेकिन आपकी यादें, आपका प्यार, आपका स्नेह मेरे जहन में यूं ही बसा रहता है, आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। विद्यार्थियों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ साइकोलॉजी की एक वीडियो लेकर के आए हैं। टॉपिक का नाम है अधिगम। विद्यार्थियों, अधिगम ये हिंदी में लिखा हुआ शब्द है। इसको अंग्रेजी भाषा में अगर मैं बोलूं, आंग्ल भाषा में इसको लर्निंग शब्द से संबोधित किया जाता है। विद्यार्थियों, अधिगम को आप लर्निंग शब्द से संबोधित करते हैं, आप इस बात को भली भांति जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई इसका पूरा, आज हम चर्चा करेंगे केवल इस बात पर कि भाई सीखना क्या है और सीखना क्या नहीं है। आज के हमारे जो वीडियो का मेन टाइटल है, जो हमारी क्लास का मेन टाइटल है कि क्या अधिगम है और क्या अधिगम नहीं है। विद्यार्थियों, अब हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला हमारा कंटेंट रहेगा कि अधिगम क्या है। बहुत अच्छी बात है कि अधिगम क्या है। हमारा प्रश्न हमने अपने आप से किया, अधिगम क्या है। तो विद्यार्थियों, एक बात बताऊं मैं कि अधिगम क्या है। अगर इसका हम बोलें तो हिंदी में एक शाब्दिक अर्थ की अगर मैं चर्चा करूं कि इसका शाब्दिक अर्थ किस प्रकार होता है, तो विद्यार्थियों, अधिगम का शाब्दिक अर्थ, या मैं बोलूं हिंदी में इसके लिए एक शब्द जो यूज करते हैं, वो शब्द है अपना सीखना। क्या है? सीखना। देखो, क्या हम बात करें कि अधिगम की परिभाषा को या अधिगम के अर्थ को हम सीखने तक सीमित रखें? क्या सीखने से ही इसकी परिभाषा मात्र पूर्ण हो जाती है? क्या सीखने शब्द से ही मात्र? तो ये बिल्कुल गलत बात है। हम बात करेंगे कि परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है। इसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई अधिगम का शाब्दिक अर्थ सीखना होता है, लेकिन अगर हम देखें तो इसका वास्तविक अर्थ, या मैं बोलूं तो इसका एक व्यापक अर्थ में बोलूं, देखो अर्थ हर चीज़ के दो तरीके से होते हैं। एक तो उसका शाब्दिक तरीके से निकाला जाता है और एक उसका व्यापक तरीके से निकाला जाता है। विद्यार्थियों, तो अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। अगर हम अधिगम के व्यापक अर्थ की बात करेंगे तो मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और अपने जहन में उतारना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि परीक्षा में एक एक मेरा शब्द यूं ही आपके पेपर में प्रिंट होकर के आएगा। विद्यार्थियों, तो इसका व्यापक अर्थ क्या है? सीखना किसे कहते हैं भैया? अभ्यास। अभ्यास, देखिए ये बातें मैं जो लिख रहा हूं इनको नोट कर लेना। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा। अभ्यास, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा। देखो, ये तीन चीजें हैं। अभ्यास यानी एक्सरसाइज, अनुभव यानी एक्सपीरियंस, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। ये तीन चीजें हैं। देखो, अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण, इन तीनों के द्वारा ये तीन चीजें जब मिल जाती हैं, तीनों में से कोई ना कोई एक होती है जो प्राणी के व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। उसी को अपन अधिगम से कनेक्ट करते हैं। लेकिन ये भी एक पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है अपने आप में। अब हकीकत में पूर्ण क्या है, वो बात मैं आपको बोर्ड में लिखता हूं। देखो, इन तीन चीजों के द्वारा, अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण,
इन तीनों के द्वारा प्राणी के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं कि वह परिवर्तन होता कैसा है। वह परिवर्तन होता कैसा है? तो हम एक शब्द यूज किया जाता है। कैसा परिवर्तन होता है? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। उसी को अपन अधिगम कहते हैं। अधिगम एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। सीखने के संदर्भ में यदि हम बात करें तो एक कैसा परिवर्तन है भैया? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। प्राणी के व्यवहार में अभ्यास, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ से उठाता है कि सीखना क्या है, तो पहला ऑप्शन दे देगा अस्थाई परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन दे देगा स्थायी परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन दे देगा ये दोनों, और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्थायी को लगाएं या अस्थाई को लगाएं। तो विद्यार्थियों, तो उस ऑप्शन में तो हम जब ऑप्शन इस प्रकार के बन करके आते हैं, पहला ऑप्शन दे दिया उसने अस्थाई और दूसरा ऑप्शन उसने दे दिया स्थाई, यानी पहला अस्थाई और दूसरा दे दिया स्थाई, और तीसरा ऑप्शन दे दिया बोथ यानी दोनों, और चौथा ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज यानी नन ऑफ दीज, चौथा ऑप्शन दे दिया। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हम क्या करेंगे? स्थाई की तरफ अपना मुख मोड़ेंगे। देखो, ऑप्शन की प्रकृति पर डिपेंड करता है, यानी प्रश्न का उत्तर। अगर उसने इस तरीके से ऑप्शन दे दिए भैया, उसने वही प्रश्न पूछ दिया कि सीखने के संदर्भ में क्या सत्य है या अधिगम के बारे में सत्य कथन का चुनाव कीजिए, उसने पहला ऑप्शन बना दिया भैया कि सीखना अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। सीखना अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। दूसरा ऑप्शन बना दिया कि सीखना उपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तीसरा ऑप्शन उसने बना दिया कि भाई सीखना अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, यानी अपेक्षाकृत कैसा परिवर्तन है विद्यार्थियों? अस्थायी परिवर्तन है। और चौथा ऑप्शन बना दिया कि भैया के सीखना उपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो यानी कहने का मतलब है उपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। अब यहाँ पर एक बात बताइए कि मनोविज्ञान के प्रश्नों के उत्तर हमें किस प्रकार छांटने होते हैं? या आप भी भली भांति जानते हैं कि इतने प्रश्न वो इस तरीके से ऑप्शन बना देता है कि हमें कौन सा चुनना है। तो आज के इस कंपटीशन के युग में विद्यार्थियों, एक एक नंबर कीमती है और एक एक नंबर हमारे सिलेक्शन को रोकता है और एक एक नंबर हमारे सिलेक्शन को करवाता है। तो क्यों ना हम ऐसे लोगों से पढ़ें, ऐसे व्यक्तियों से पढ़ें या ऐसे शिक्षकों से पढ़ें जो परीक्षा के आपके एक एक नंबर को व्यवस्थित तरीके से मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। तो विद्यार्थियों, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं तो हम किधर जाएंगे? अपेक्षाकृत स्थायी की तरफ जाएंगे। देखो, सीखना परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कैसा परिवर्तन है? तो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन सीखना होता है। विद्यार्थियों, ये सीखने के संदर्भ में एक मैं बोलूं तो एक अर्थ हो गया। अगर मैं बोलूं तो ये अर्थ एक तुम्हारे टेट लेवल के एग्जाम के लिए पर्याप्त है। यानी टेट लेवल के एग्जाम के लिए अगर हम बात करें कि आप यूजीसी नेट या सेट स्टेट लेवल के आप एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करें या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करें, तो वहाँ पर थोड़ा और चीज़ें व्यापक तरीके से हो जाती हैं। लेकिन ये वीडियो खासकर जो टेट लेवल के बच्चे होते हैं, जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं, उनके लेवल का है। स्तर तो मुझे और भी आता है बढ़ाना। हाँ, अब हम बात करते हैं यहाँ से आगे कि ये तो था अधिगम क्या है। अब हम बात करते हैं कि अधिगम क्या नहीं है। अधिगम क्या नहीं है, वो था अधिगम क्या है, और ये क्या है विद्यार्थियों? अधिगम क्या नहीं है। अब मेरी बात सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, एक बात सुनिए।
अधिगम क्या नहीं है, हम ये कहें कि भैया कि प्रत्येक परिवर्तन अधिगम हो सकता है, तो ये बिल्कुल कहना मेरा गलत होगा और ये मेरा एक संकुचित सोच होगी कि मैं बोलूं कि भाई प्रत्येक परिवर्तन अधिगम है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे व्यवहार में परिवर्तन है उनको हम सीखने की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं विद्यार्थियों। अब हम बात करें तो कौन कौन से परिवर्तन अधिगम नहीं है। ठीक है, तो भैया एक बात सुनिए, पहले सबसे पहली बात, इंसान के अंदर जो डर या भय के द्वारा जो परिवर्तन होता है, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते क्लासरूम में भी सांप आ जाए तो मेरे व्यवहार में अचानक एकदम से इमीडिएटली परिवर्तन होगा, या आपका भी व्यवहार होगा तो आपके भी व्यवहार में अचानक एकदम इमीडिएटली परिवर्तन होगा। तो भैया ये जो परिवर्तन हुआ है ये अधिगम कभी नहीं हो सकता। डर या भय के द्वारा होने वाला परिवर्तन, या मैं बोलूं कि भैया जो क्रोध की स्थिति होती है या क्रोध की स्थिति में होने वाला परिवर्तन कभी अधिगम नहीं हो सकता है। तीसरा बिंदु मैं क्यों चूकूं, मैं कुल मिलाकर के मैं ये कहूं कि जितने भी संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो कभी अधिगम की श्रेणी में नहीं आते हैं। संवेगात्मक जितने भी देखो इमोशंस के द्वारा जो चेंजेस होते हैं वो कभी भी लर्निंग की श्रेणी में नहीं आते हैं। डर या भय के द्वारा, क्रोध के द्वारा संवेगात्मक यानी परिवर्तन, सभी प्रकार के संवेगात्मक परिवर्तन ये कभी अधिगम की श्रेणी में नहीं होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब हम बात करें अगर अगली, तो अगला बिंदु होगा कि बीमारी के द्वारा होने वाला परिवर्तन। किसके द्वारा? बीमारी के द्वारा। अब भाई मैं अभी अच्छा भला खड़ा हुआ हूँ और अचानक से क्या है, मुझे अभी फीवर आ जाए तो क्या है भाई, मैं रिलैक्स करूँगा, लेट जाऊँगा। आप कहोगे कि सर अभी तो आप अच्छे भले थे लेकिन आपको क्या हो गया, ये एकदम से आपके व्यवहार में बदलाव हो गया, आप तो अभी अच्छा खासा पढ़ा रहे थे लेकिन अब आप क्लास नहीं ले रहे। तो भाई कहने का मतलब मेरा क्या है कि बीमारी के द्वारा परिवर्तन तो हुआ, क्या वो अधिगम होगा? कभी नहीं होगा। संवेगों के परिवर्तन अधिगम होंगे? कभी नहीं होंगे। डर या भय के द्वारा परिवर्तन अधिगम होगा? कभी नहीं होगा। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या औषधि के द्वारा या दवाई के द्वारा जो प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन होता है, क्या उसको अपन अधिगम बोल सकते हैं? जो औषधि के द्वारा परिवर्तन होता है तो विद्यार्थियों ये कभी अधिगम की श्रेणी में नहीं आते हैं कि भाई औषधि के द्वारा परिवर्तन हो। और मैं बात करूं भैया एक और बात करूं कि नशे के द्वारा जितने भी परिवर्तन होते हैं वो कभी अधिगम की श्रेणी में नहीं आते हैं। भैया नशे के द्वारा होने वाले परिवर्तन, अब मैं नशा करूं या कोई व्यक्ति नशा करे तो भाई नशे के द्वारा व्यक्ति के शरीर और हाव भावों में उसकी जो टेंडेंसी है उसमें कितना बदलाव देखने के लिए मिलेगा। तो ये परिवर्तन होते हैं विद्यार्थियों, ये कभी भी अधिगम की श्रेणी में नहीं आते हैं। कुल मिलाकर के किसी चोट या दुर्घटना के द्वारा, किसी चोट या दुर्घटना के द्वारा, किसी चोट या दुर्घटना के द्वारा प्राणी के व्यवहार में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो कभी अधिगम की श्रेणी में नहीं आते हैं, किसी चोट या दुर्घटना के द्वारा। और मैं यदि बात करूं कि भैया कि परिपक्वता के द्वारा होने वाले जितने भी परिवर्तन होते हैं, परिपक्वता के द्वारा, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी के द्वारा होने वाले जितने भी परिवर्तन होते हैं विद्यार्थियों उनको अपन अधिगम नहीं कहते हैं। यानी परिपक्वता द्वारा होने वाले परिवर्तन, कौन से परिवर्तन प्यारे बच्चों? परिपक्वता द्वारा होने वाले परिवर्तन। अच्छा, परिपक्वता ये शब्द हमें मार डालता है। जब जब परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो सीटेट हो या कोई भी एग्जाम हो तो सबसे पहले तो लड़ाई परिपक्वता और अधिगम के बीच में होती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि परिपक्वता के द्वारा होने वाले परिवर्तन अधिगम नहीं होते हैं। तो विद्यार्थियों
थोड़ा सा समय आपका और लूँगा, उसके साथ ही मैं भी आपको क्लियर करा देता हूँ कि ये परिपक्वता क्या होती है। देखिए, हम बात करते हैं विद्यार्थियों परिपक्वता। परिपक्वता, देखो परिपक्वता अगर हम बात करें कि भैया बाल विकास के कितने पक्ष होते हैं, बाल विकास कितने पक्षों में होता है, तो बाल विकास के 4 पक्ष होते हैं। यानी कहने का मतलब है PMSE। PMSE ये 4 डोमेन हैं डेवलपमेंट के। P बोलूं तो फिजिकल, M बोलूं तो मेंटल, S बोलूं तो सोशल, E बोलूं तो इमोशनल। E बोलूं तो क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इमोशनल। यानी फिजिकल बोलूं तो शारीरिक, मेंटल बोलूं तो मानसिक, और सोशल बोलूं तो सामाजिक, यानी सामाजिक, और इमोशनल बोलूं तो संवेगात्मक। कैसा भैया, संवेगात्मक। अगर इमोशनल बोलूं तो संवेगात्मक। यानी मूल पक्ष कितने होते हैं, 4 होते हैं। इनमें से एक पक्ष जो फिजिकल होता है, उस फिजिकल डेवलपमेंट का संबंध हमारी मैच्योरिटी से होता है। यानी अब मैं बोलूं मैच्योरिटी का संबंध बाल विकास के कौन से डोमेन से होता है, तो भैया चाइल्ड डेवलपमेंट का जो फिजिकल डेवलपमेंट वाला पार्ट है उससे रिलेटेड होती है मैच्योरिटी। अब बात समझ में आ गई। अब वो परीक्षा में विद्वान विद्यार्थियों क्या देगा, परीक्षा में दे देगा परिपक्वता का संबंध होता है। तो भैया संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, या मैं बोलूं कि कहने का मतलब मेरा यह है कि परिपक्वता के परिवर्तन अधिकांशतः देखे जाते हैं, तो भैया अधिकांशतः हम शारीरिक विकास में देखते हैं। इसका कनेक्शन ज़्यादातर हम शारीरिक विकास से मानते हैं, फिलहाल यहाँ पर समझने के तौर पर। अब हम बात करें कि भाई शारीरिक विकास में, तो भाई परिपक्वता का संबंध किससे होता है, शारीरिक विकास से। शारीरिक विकास से, या मैं बोलूं तो माफ़ी चाहूँगा, यानी इसका संदर्भ किससे होता है, अभिवृद्धि भी लिख दूं तो भी गलत नहीं होगा। इसका संबंध में मैं वर्धन लिख दूं। भाई परिपक्वता कहाँ देखी जाती है, अभिवृद्धि या वर्धन में देखने के लिए देखी जाती है। परिपक्वता कैसी प्रक्रिया होती है भैया, जन्मजात। जब अभिवृद्धि, शरीर का विकास, फिजिकल डेवलपमेंट जन्मजात होता है, सिंपल सी बात है। तो मैच्योरिटी कैसी होती है, जन्मजात। भैया परिपक्वता को अभ्यास द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता है, इसको अभ्यास द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, जब ये अभ्यास द्वारा पैदा नहीं हो रही है तो यह प्रक्रिया स्वतः चलने वाली है। कैसी है, स्वतः चलने वाली है, या मैं बोलूं स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया। जब कोई चीज़ स्वाभाविक है, स्वतः है, तो भैया वो परिवर्तन कैसे आ गया भैया, किसमें, अधिगम में। तो अर्थात आप समझ गए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि परिपक्वता एक ऐसी जन्मजात अभिवृद्धि होती है जो कि निश्चित आयु के आने पर स्वयं प्रकट होती है। परिपक्वता को अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव, इन सारी चीज़ों के द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता है। यानी परिपक्वता अभ्यास से प्रभावित नहीं होती है। तो विद्यार्थियों आप समझ रहे होंगे, यानी अधिगम को हम जोड़ें तो परिपक्वता कभी भी अधिगम नहीं, परिपक्वता के द्वारा होने वाले परिवर्तन कभी भी अधिगम नहीं होते हैं विद्यार्थियों। ये बात आप अपने जहन में बिल्कुल के उतार करके रख लीजिए। और मैं बात करूं परिपक्वता के अलावा कौन कौन से चेंजेस अधिगम नहीं होते हैं, तो लास्ट एवं अंतिम बिंदु की मैं चर्चा करूं कि जितने भी हमारे जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जितनी भी क्या होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, वो कभी अधिगम नहीं होती हैं। अच्छा, अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, अब बात बड़ी फंस गई कि भाई अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती हैं।
अनैच्छिक, देखो एक क्रियाएं तो वो होती हैं जो ऐच्छिक होती हैं और एक क्रियाएं वो होती हैं विद्यार्थियों जो अनैच्छिक होती हैं। ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं उन्हें हम ऐच्छिक क्रियाएं बोलते हैं, और वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं उन्हें हम अनैच्छिक क्रियाएं बोलते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं की जो मूल विशेषता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर प्राणी का नियंत्रण नहीं होता है। और जब जहाँ नियंत्रण नहीं है तो ये कौन सी क्रियाएं हैं जो स्वाभाविक रूप से हों, जो स्वतः रूप से हों, यानी इन पर नियंत्रण पाना संभव नहीं है। यानी कहने का मतलब है जो स्वाभाविक रूप से हों, स्वतः हों, वे क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं विद्यार्थियों। अब अनैच्छिक में कौन कौन सी होती हैं भैया? अनैच्छिक में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? जैसे हवा का दबाव पड़ने पर आंखों से आंसू आना, क्या रोक सकते हो? हवा का दबाव बढ़ेगा, हवा का दबाव बढ़ेगा तो आंखों से आंसू ऑटोमेटिक आने लगते हैं। हम बाइक वगैरह पर यात्रा करते हैं और हेलमेट अगर हमने नहीं पहना है तो आंखों से आंसू आएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता है। कोई बढ़िया सा भोजन देख करके, जैसे अच्छा सा भोजन देख करके मुंह में पानी का आना, मुंह में लार का आना, तो ये सब कैसे व्यवहार होते हैं? अनैच्छिक व्यवहार होते हैं। समझ रहे हैं ना आप? जैसे गर्मी के लगने पर पसीने का आना, ये क्या है? सब कंट्रोल्ड बिहेवियर है जो प्राणी के वश में नहीं है। और हम बात करें सर्दी के लगने पर कांपना, दांत का किटकिटाना, हृदय का धड़कना, चलते चलते हाथ पैरों का आगे पीछे होना, पलकों का झपकना और अश्लील चित्रों को देख करके काम इच्छाओं का प्रकट होना, ये सभी की सभी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जिन पर प्राणी का नियंत्रण नहीं होता है, जिन पर प्राणी का बस नहीं होता है, जिन्हें प्राणी चाह करके भी नहीं वश में कर पाता है। वे व्यवहार अनैच्छिक व्यवहार होते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं विद्यार्थियों, वे कभी अधिगम नहीं होते हैं। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी इस वीडियो में समझा होगा कि अधिगम क्या है और अधिगम क्या नहीं है। अगले सेशन में हम फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।